फाइनल रणनीति पर मंथन, बीजेपी का फीडबैक पर मनन, सत्ता संगठन पर भी फोकस, कांग्रेस भी दिख रही चौकस। यूं तो बीजेपी में बैठकें और उनमें चिंतन मनन कोई नई बात नहीं, लेकिन यह बैठक कुछ खास थी क्योंकि इसमें 2023 विधानसभा चुनाव का फाइनल रोड मैप तैयार होने की कवायद की जा रही है। कोर ग्रुप की इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव की मौजूदगी में सत्ता और संगठन के बीच समन्वय को और बढ़ाते हुए कैसे 2023 का रास्ता आसान किया जाए, इसको लेकर भी दिग्गजों ने राय रखी। वहीं कोर ग्रुप की बैठक में जिला प्रभारियों से मिले फीडबैक को लेकर भी स्ट्रेटेजी बनाई गई। हालांकि बैठक को लेकर बीजेपी का क्या कहना है, वो सुनिए। यही सब विषय थे जिन जिन जिलों के बारे में दायित्व तो था मेरे पास में। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट 3 जिलों का था, तो 2 जिले कर चुका हूँ। एक जिला विशेष 1-2 दिन में कर लेंगे। तो सभी हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके लिए दायित्व दिया गया था जिलों में जाने का। पार्टी की मैं मान के चलता हूँ कि एक प्रकार की नियमित प्रक्रिया है, इसमें कहीं कोई अनहोनी नहीं है। छिंदवाड़ा बेहतर है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हमारा है। बीजेपी की बैठक पर नजर तो कांग्रेस भी बनाए हुए है। जाहिर है कि 2023 में बीजेपी से कांग्रेस को कड़ी टक्कर मिलेगी, लिहाजा कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सारे लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने काम बांट लिया है और अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग जा रहे हैं और ये बड़े सामंजस्य के साथ हो रहा है। ये सुखद स्थिति है कि कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कुछ नहीं। जिसकी ड्यूटी दिग्विजय सिंह जी की जहाँ लगी वो वहाँ है, सज्जन वर्मा की जहाँ लगी, गोविंद सिंह की जहाँ लगी, अजय सिंह की, हम सारे लोग ईमानदारी से उस काम को अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी में बैठकों का दौर यूं ही चलता रहता है, लेकिन चुनाव के वक्त इन बैठकों की अहमियत बढ़ जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में अब चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां अपनी रणनीति को फाइनल करने में जुटी है। दोनों ही दलों का फोकस कमजोरियों को दूर करने और आपसी समन्वय को मजबूत करने पर है। सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में फाइनल रणनीति पर मंथन हुआ? सवाल नंबर 2, क्या जिला प्रभारियों से मिले फीडबैक को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी की बैठकें कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा रही है? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है महाजंग से पहले महामंथन। चुनाव में अब वक्त बहुत कम रह गया और दोनों ही दल, बात भारतीय जनता पार्टी की करें या कांग्रेस की, मैदानी जंग लड़ने को तैयार। लेकिन मैदान में जाना कैसे है, इसको लेकर फीडबैक आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का अपना तरीका है जो लगातार दिखता है। कई तरह के अनुषंगिक संगठन है, वो बार बार काम करते रहते हैं, उनकी तरफ से फीडबैक मिलता रहता, अलग अलग मोर्चों की तरफ से फीडबैक मिलता रहता और उसी फीडबैक के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती। वैसे भी 2018 के चुनाव में हार मिली, तो इस बार कुछ समीक्षा के साथ तैयारियाँ ज़्यादा है और कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है। इसलिए कांग्रेस ने भी उसी आधार पर, भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन है, उसी आधार पर अपने संगठन को लेकर आगे बढ़ रही। अब सवाल यह है कि कौन का कैसा फीडबैक, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आज यही हमारा मुद्दा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कोर ग्रुप की बैठक के साथ आगे बढ़ने जा रही है। दूसरी तरफ कमलनाथ ने भी बैठक बुलाई और उसमें साफ कर दिया है कि कैसे हम लोग को जाना है। बात दोनों जगह सामंजस्य के साथ आगे बढ़ने की, जो जैसा सामंजस्य बिठा लेगा मामला साफ हो जाएगा। तो चलिए, आज यही हमारा मुद्दा है। नरेंद्र शिवाजी पटेल है मेरे साथ, सह मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है। अजय सिंह यादव जी है, उपाध्यक्ष कांग्रेस के मीडिया विभाग के, आपका भी बहुत स्वागत है। और मेरे साथ तीसरे मेहमान भी जुड़ेंगे, हमारे न्यूज हैंड, हम उनसे भी परिचय आपको कराते हैं जैसे जुड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र जी, आपके यहाँ जैसा गोपाल भार्गव भी कह रहे थे, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, बैठक, भोजन और विश्राम। अब विश्राम का वक्त तो रहा नहीं, अब तो बड़ी तेजी से मैदान में जाना है। बैठकों का दौर दिखाई दे ही रहा, कोर ग्रुप की आपकी बैठक चल रही। सवाल ये है कि ऐसा कहा जा रहा कि फीडबैक सभी तरह का मिल रहा है, मतलब बहुत बेहतर भी नहीं कहा जा सकता है और चिंता वाला भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या फीडबैक के आधार पर ही बढ़ने की तैयारी?
बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए मनोज जी, जिसको अपन सिंहावलोकन कहते हैं कि जब शेर जब आगे बढ़ता है तो पीछे की ओर भी देखता है और पीछे की दृष्टि करके भी आगे की योजना बनाता है, उसी को सिंहावलोकन कहते हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी की भी, भारतीय जनता पार्टी भी आने वाले चुनावों की दृष्टि से तो अपनी तैयारी करते ही है, लेकिन 365 24 घंटे काम करने वाली हमारा राजनीतिक दल है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता का भी लगातार आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, प्रदेश में भी और देश में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकारें चल रही हैं, तो उनका भी हमको फीडबैक लेना है कि किस तरह से सरकारें चल रही हैं, क्या और बेहतर काम हो सकता है, किस तरह से और बेहतर काम कर सकते हैं। इसके लिए निरंतर संवाद चलता है। उसी संवाद की कड़ी में अभी हमारे 14 वरिष्ठ नेता लोग विभिन्न जिलों में गए थे और जिलों के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे संवाद किया था और उसके आधार पर जो फीडबैक आया है उसकी आज बैठक के माध्यम से चर्चा हुई है। अब कोर ग्रुप बैठा हुआ है, जो हमारे प्रमुख नेतागण हैं प्रदेश के, वे लोग सब बैठे हुए हैं। तो जो भी प्रमुख है बातचीत हो रही है और मैं समझता हूँ कि उसके माध्यम से और अच्छा रास्ता निकलेगा संगठन के लिए भी और सत्ता के लिए भी। उसी के लिए निरंतर प्रयास है, संवाद है, उसी के लिए बैठ के हैं। बैठ के आप क्या भी चल रही है अजय जी। और एक खास बात यह है, जैसा सज्जन वर्मा थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये कोई चिंता का विषय नहीं है, हम लोग सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक साथ दिखाई दे रहे हैं और वो है भी, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी 2018 से सबक लेकर बैठी है, तो तैयारियां दोनों तरफ है। लेकिन जो बातें आ रही है, फीडबैक आपके यहाँ भी आ रहा है, फीडबैक भारतीय जनता पार्टी में भी आ रहा है, आपका फीडबैक क्या कह रहा है? देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश में मिशन 2023 में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से और बहुत पहले से जुट चुकी है और अभी तक कांग्रेस पार्टी अपना पूरा रास्ता भी बना के खड़ी हो गई है और अब बनाए हुए रणनीति के हिसाब से हमारे नेता कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आप देखिए, संगठन के स्तर पे पहले ब्लॉक से मंडलम सेक्टर तक हम संगठन लेके गए, अब ब्लॉक लेवल एजेंट और ब्लॉक लेवल कमेटियां हम बना रहे हैं, जो कि धीरे धीरे करके सभी प्रदेश के बड़े नेता उन अपनी बूथ कमेटियों के मेंबर होंगे और बूथ कमेटियां कांग्रेस की कुछ दिनों में आपको सभी जगह दिखाई देंगी। उसी तरह अगर कांग्रेस के बड़े नेता देखें तो सभी बड़े नेता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी को जिन क्षेत्रों का जिम्मेदारी दी गई है वो लगातार दौरे कर रहे हैं। अजय सिंह जी, सज्जन वर्मा, सुरेश पचौरी जी, सभी लोग अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से काम कर रहे हैं। वचन पत्र भी हमारा लगभग अंतिम स्तर पे पहुंच गया है और साथ ही आप देखें कमलनाथ जी के लगातार दौरे जी, अगर पिछले 4-5 दिन में देखें, 14 तारीख को महू, आष्ठा, आज खातेगांव, 2 दिन बाद फिर से बीना 20 तारीख को, तो जमीन से लेके संगठन तक हर जगह कांग्रेस का संगठन मजबूती से जुटा है और कांग्रेस पार्टी को जनता का जो भारी समर्थन मिल रहा है उसकी कोई आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी कल्पना तो सर 23 के चुनाव में समझ आएगी, बिल्कुल किसको पूरी कितना तरह निश्चिंत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आंधी सुनामी की तरह चलेगी और भाजपा और कांग्रेस में एक बड़ा अंतर होने जा रहा है जो कि अभी नेक टू नेक दिखाई देता है। जी शरद जी, आज भी भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग तरह की बैठक हुई। वैसे भी बीजेपी का तो ये कहा ही जाता वो समीक्षा या फिर पुनर्विचार बेहतर कैसे किया जा सकता, 18 में हार मिली। लेकिन आज जो खबरें आ रही है कि 14 अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी पूरे मध्य प्रदेश की, जिसमें उनको रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। वो रिपोर्ट जो सामने आई है वो रिपोर्ट बहुत बेहतर नहीं कर रही, मतलब ये है कुछ करने की तैयारी है और बीजेपी उस पर काम भी कर रही। कोर ग्रुप की बैठक भी हुई, बैठक में भी इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा हुई। तो क्या कहीं चिंतन के साथ मंथन की जरूरत है? देखिए, चिंता नहीं, चिंतन ही होना चाहिए। दोनों ही पार्टियों का नज़रिया और दोनों पार्टियों के प्रवक्ता बड़े विद्वान हैं और बड़े आदर के साथ इसको किसी और रूप में ना ग्रहण किया जाए। लेकिन जो पार्टी के प्रवक्ता होते हैं उनकी भूमिका कहीं ना कहीं किसी बड़े प्रतिष्ठान के सेल्स एग्जीक्यूटिव की तरह होती है। उनको एक तो अपने प्रतिष्ठान के बारे में हमेशा एक अच्छी छवि गढ़नी है और जब भी मतदाता रूपी ग्राहक के समक्ष वो जाते हैं, प्रस्तुत होते हैं, तो उन्हें तमाम खूबियों पर बात करनी होती है। लेकिन कोई भी प्रतिष्ठान हो, कोई भी संगठन हो, पर्दे के पीछे जब बात शुरू होती है, वहाँ कौन कितना निर्मम है, कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना पारदर्शी है। जैसे एक प्रतिष्ठान का जब शटर बंद होता है तो संगठन के जो मुखिया या संस्थान के जो मुखिया होते हैं वो कहते हैं 3 नंबर काउंटर कमज़ोर जा रहा भैया, बदलो आदमी को, ठीक से डील नहीं कर पा रहा हो, हम देख रहे हैं लगातार वहाँ से कंप्लेंट्स आ रही हैं, माल वापस लौट रहा है। यही स्थिति होती है। दरअसल
राजनीतिक दल कई बार एक आत्ममुग्धता का भी शिकार होते हैं और कई बार एक भय और चिंता होती है, जब क्योंकि दोनों ही पार्टियों के जो नेतृत्व करता है वो बड़े कद्दावर हैं। तो अब दोनों ही पार्टियों के सामने चुनौती ये भी होती है कि इतने कद्दावर नेताओं के सामने कोई व्यक्ति आईना लेकर जाए भी तो कैसे जाए, तो ये भी एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन बीजेपी के पास एक आईना है जो उसके केंद्रीय नेतृत्व का है, लेकिन कमलनाथ जी का आईना तो वो इतना बड़े आदमकद नेता हैं कि उनको दिल्ली से भी कोई आईना दिखाएगा, इसमें मुझे संदेह लगता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि दोनों ही पार्टियों में जो बेहतर तरीके से निर्ममता से अपना आत्म मूल्यांकन करके मैदान में उतरेगी, वो मुकद्दर का सिकंदर नहीं, वो कर्म का मुकद्दर का सिकंदर साबित शरद जी, होगी। शब्दों का बड़ा खेल होता है। कई बार बड़े राजनेता बात ही बात में बहुत कुछ कह जाते हैं। जैसे गोपाल भार्गव जी आज बोल रहे थे, सब बेहतर है, अनहोनी जैसी कोई बात नहीं। अनहोनी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, मतलब ये चिंतन की तरफ बढ़ाता है थोड़ा सा। वो उन्होंने अपने लिए प्रयुक्त किया है, क्योंकि बीजेपी का एक फार्मूला आप और हम सब जानते हैं जो उठ रहा है कि 65 और 70 की तरफ है। तो मीडिया में भी कुछ शरारती आंखें और कुछ के जो बिना कहे कह जाती हैं, ठीक चल रहा गोपाल भैया, आ जाओगे मैदान में, तो बोलेगा अनहोनी कोई बात नहीं है, सब बढ़िया होगा, मंगलमय होगा। जी जी जी। नयन शिवाजी पटेल साहब, जैसा शरद जी भी कह रहे थे, देखिए बैठ के होना ये अलग बात है, लेकिन जो फीडबैक आता है उसके आधार पर आप लोग काम भी करते हैं। बात जब 18 की तरफ जाते हैं तो उस समय कुछ चुनौतियां अलग थी, इस बार कुछ दूसरी तरह की चुनौतियां हैं। और जैसा भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है उसी तरह कांग्रेस ने भी अपने संगठन को मजबूत किया है। वो बूथ की बात भी कर रही है, आप भी बूथ की बात लगातार करते रहे हैं। तो क्या इस तरह से जब कांग्रेस आपके सामने जो चुनौती है वो बड़ी चुनौती के रूप में दिखाई दे रही? ना देखिए मनोज जी, वैसे तो चुनावी जंग है, उसमें कोई भी चुनौती हो, छोटी हो बड़ी हो, उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता होती है। तो कांग्रेस को हम गंभीरता से ले रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जो 2018 की परिस्थितियां थी वो और 2023 में बहुत भिन्न है, क्योंकि जिस तरह का इन्होंने वचन पत्र लाए थे, जिस तरह से इन्होंने कर्ज माफ़ी की बात कही थी, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, तमाम जो लोक लुभावन घोषणाओं की थी इन्होंने वचन पत्र में 900 से अधिक इनकी घोषणाएँ थी। और 1 2 4 10 गिनना, 10 दिन में या तो कर्ज माफ़ हो जाएगा या मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, इस तरह का वादा, इस तरह का वचन इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया था। उसके कारण जनता इनकी ओर झुकी थी, लेकिन उसमें ये बहुत बुरी तरह फेल हुए, बहुत बुरी तरह से असफल रहे। उसके कारण मेरे को ऐसा लगता है कि 2023 में इनकी जो काठ की हाड़ी है, जो लकड़ी की हाड़ी है, वो चलने वाली नहीं है। वो मध्य प्रदेश की जनता चूँकि पहचान चुकी है, इसलिए मैं नहीं समझता कि 2018 जैसी चुनौती अब ये 2023 में उत्पन्न कांग्रेस कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रशासन किया है, बेहतर तरीके से सामाजिक सरोकार की योजनाओं को क्रियान्वित किया है, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना उत्तम समझेगी। लेकिन जो बैठ के चल रही बैठक में, देखिए आप पहले आपके नड्डा साहब आए, उन्होंने बैठक ली, फिर ये कहकर भी गए कि कोर ग्रुप की जो बैठक है वो बार बार होते रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि एक आध हफ्ते आप करें और फिर अगली बैठक 3 महीने बाद हो रही है। अब तो चुनाव में वक्त भी नहीं है, आज फिर कोर ग्रुप की बैठक हुई है, लेकिन इसमें फीडबैक को कितना महत्व दिया जा रहा है, ये समझा दीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल मनोज जी, देखिए मैंने प्रारंभ में भी कहा डिबेट के कि फीडबैक का बहुत अधिक महत्व है, और उसी के आधार पर तो हमारे वरिष्ठ नेता जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं, वे सभी लोग जिलों में गए हैं और जिलों के जो वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, उनसे बातचीत करके आए हैं, उनसे संवाद करके आए हैं, और उसके आधार पर जो भी फीडबैक आया है आज उसको हमारे केंद्रीय नेतृत्व के जो प्रतिनिधि हैं, संगठन के जो प्रतिनिधि हैं, उनके समक्ष पूरा चिंतन मनन हुआ है। तो निश्चित रूप से जो भी फीडबैक जमीनी स्तर से आया है उस पर भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से चिंतन मनन करती है। और जैसा कि अभी बहुत अच्छे चिंतक विचारक के रूप में शरद जी ने भी जो बात कही है, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का बहुत ध्यान रखती है कि चिंतन हो, मंथन हो, और जो मंथन से निकल के आए अमृत वो सब में समान रूप से वितरित हो। अजय जी, मैं आपसे भी यही समझना चाह रहा था, आज कमलनाथ पहुंच गए थे खातेगांव, उन सीटों को आप विशेष ध्यान दे रहे हैं जहां से आपको लगातार हार मिलती रही, कल दिग्विजय सिंह भी कहीं और होंगे, तो क्या ये रणनीतिक तौर पर तैयारी कर ली गई है पार्टी की तरफ से कि उन सीटों को आगे बढ़ाना जहां हारते रहे, या उन सीटों पर ज़्यादा ध्यान देना जहां से जीत हार का अंतर बहुत कम हुआ है?
देखिए मनोज जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कांग्रेस पार्टी बहुत पहले से चुनावी मैदान में है और हम अपनी रणनीति को अब अमल कर रहे हैं। पहले हमारी रणनीति में ये स्पष्ट तौर पे था कि जहां 2-3 चुनावों से लगातार कांग्रेस पार्टी को जीत नहीं मिली है, उन क्षेत्रों में कमलनाथ जी के दौरे हो रहे हैं। इसी सिलसिले में चाहे खातेगांव का हो, चाहे 2 दिन बाद बीना का हो, ये उसी रणनीति के तहत। उसी तरह दिग्विजय सिंह जी को भी कुछ विशिष्ट सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबंगाई की जा रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, उन क्षेत्रों में दिग्विजय सिंह जी जा रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निश्चित ही ताकत मिल रही है। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि दतिया और खुरई जैसे क्षेत्रों में हम बड़े सम्मेलन करेंगे आने वाले में दिनों में, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ता को मजबूती मिले। अगर आप हवा देखें तो मध्य प्रदेश में लगातार जिस तरह से अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, मोहन भागवत जी के दौरे हो रहे हैं, तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व कहीं ना कहीं पिछड़ गया है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व लगातार हस्तक्षेप कर रहा है, अन्यथा 1 महीने में 2-2, 3-3 सर दौरे उसको ऐसा भी तो ले सकते हैं कि उनके पास है लोग करने वाले, आपको किसने मना किया? आप बना लीजिए। उनके पास लोग हैं तो वो कहीं और क्यों नहीं जा रहे हैं? राजस्थान क्यों नहीं जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जा रहे हैं? मोहन भागवत जी, और भी राज्य हैं। और जिस तरह की हवा कर्नाटक में चल रही है, मैं आपसे दावे से कहता हूं, आपने बीते दिनों देखा जिस तरह से राव देशराज जी के पुत्र यादविंद्र सिंह कांग्रेस में आए, माखन सिंह जी आए, आज भंवर सिंह शेखावत जैसे बड़े नेता इंदौर में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ठीक नहीं चल रहा है। अगर कर्नाटक जैसे हालात ना बन जाए तो आप देखिएगा मध्य प्रदेश में भी चुनाव की बेला आते आते भाजपा में भगदड़ मच जाएगी। कुछ कह रहे हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, आप क्या दीजिए? नहीं, देखिए अजय जी बार बार कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं, तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कुछ अपने सिद्धांतों को लागू करना चाहती है, उसमें कुछ लोगों को कष्ट होता है। 1-2 नेता यदि हमको छोड़ के चलेगा टिकट ना मिलने के कारण, तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट आना, जनता सब समझती है। शरद जी, आज की बैठक के पहले 2 तरह की बैठक है, एक वो जब जिले का फीडबैक दिया गया, एक फीडबैक, एक कोर कमेटी की बैठक। लेकिन ये बातें समझ में आ रही कि वरिष्ठ नेता जिनको लेकर कई बार ये कहा जाता रहा है, आज हमें कृष्ण मुरारी मोघे भी नजर आए, प्रभात झा भी नजर आए, ये सब वो लीडर है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उस रूप में काम किया है जब बीजेपी सही आगे बढ़ रही थी। तो क्या बीजेपी अब ये इस बात को समझ रही है कि अब सभी लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है? अभी तक जो समय बीत गया वो अपनी जी मुझे लगता है कि बीजेपी की समझ ही जो उसकी ताकत है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है। आपने देखा कि कुछ राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन चुनाव के पहले किया गया। मध्य प्रदेश में भी विपक्ष हमेशा इसकी तलाश में रहा कि मध्य प्रदेश में भी क्या कुछ चीज़ें बदलेंगी, लेकिन बीजेपी की जो लीडरशिप है उसकी समझ, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, बीजेपी जानती है कि जो मध्य प्रदेश का नेतृत्व करता, चौथी बार का मुख्यमंत्री, जिसने 2018 के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, एक समन्वित कांग्रेस जो 2018 में थी, उसको टक्कर दे के फोटो फिनिश में मुकाबला खत्म किया। और वहीं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आंधी बही, जबकि दोनों राज्यों की तासीर एक है। आप देखेंगे तो नतीजे दोनों राज्यों के एक जैसे होते हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि वो आंधी आखिर मध्य प्रदेश की सीमा पर क्यों ठिठक गई? क्यों मध्य प्रदेश में कांग्रेस 135-140 सीट नहीं आई? मतदाता के दिमाग में कहीं कोई दुविधा थी, वो ये तय नहीं कर पा रहा था। ये सही बात है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर वो संतुष्ट नहीं था, लेकिन कांग्रेस को लेकर भी उसका मानस स्पष्ट नहीं था। अब 2023 हम फिर प्रार्थना करेंगे, ईश्वर न करे कोई दुविधा रहे, जिस पार्टी को लेकर मतदाता के मन में क्लैरिटी है वो क्लैरिटी से जाए। लेकिन शिवराज जी ओल्ड गार्ड के एक ऐसे नेता हैं जिनकी कोई भी बीजेपी में मिसाल नहीं है, और यही वजह है कि तमाम समीक्षाओं के बाद भी बीजेपी जानती है कि कमलनाथ जी के मुकाबले उनसे बेहतर टक्कर देने वाला कोई नेता है नहीं। तो सबसे बड़ी ताकत जो बीजेपी की है वो है शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों की इनकी छवि, और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी और सुरेश पचौरी जी, और बाद में फिर आप 2-3-4 और नाम ले सकते हैं, अरुण यादव जी, ये सब मिलकर उधर की ताकत है। लेकिन इस जोड़ी का कोई जवाब नहीं, और देखते हैं कि क्या डबल इंजन की सरकार यहां भी दौड़ेगी वंदे भारत की तरह। बिल्कुल, ये डबल इंजन की सरकार का आप लेकर चल रहे नरेंद्र शिवाजी पटेल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी फिर से आ रहे, नरेंद्र मोदी 24 तारीख को पहुंच जाएंगे बिंद में। आज मेरी बिंद के नेताओं से बात भी हो रही थी, वो कह रहे थे, तो बिंद और महाकौशल या चंबल ग्वालियर को कांग्रेस ने बहुत अलग तरह से उस पर काम कर रही है, जहां से आपको जीत मिली थी।
तो क्या वो रणनीति के तहत ही आप लोग आगे बढ़ रहे हैं कि उसको अपने क्षेत्र को बचाए रखें, प्रधानमंत्री को बिंद में बुलाना, फिर उस बात का जिक्र आज की बैठक में भी करना? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए मनोज जी, अभी शरद जी ने एक बहुत अच्छे शब्द का उपयोग किया था, फोटो फिनिश। निश्चित रूप से 2018 का चुनाव फोटो फिनिश था, क्योंकि वोटों में प्रतिशत हमारा ही ज्यादा था और सीटें केवल हमारी 5 कम थी। यदि 3 सीटें कांग्रेस की बजाय हम जीत गए होते तो हम बड़ी पार्टी होते, केवल 5 सीटों का अंतर था। तो निश्चित रूप से कोई बड़ा अंतर 2018 में नहीं था। और अभी जो हमारी रणनीति है साफ और स्पष्ट है, पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश को हम दृष्टिगत रखकर अपनी योजनाएं बना रहे हैं, पूरे प्रदेश में लागू कर रहे हैं। अभी जितनी सुंदर योजना लाडली बहना योजना आई है, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की आधी 1 करोड़ का रजिस्ट्रेशन पार कर गई है जी। अभी ताजा मैं भी देख रहा था जी जी जी। धन्यवाद शरद जी की। बिल्कुल उसमें देखिए किस तरह का रिस्पांस पूरी बहनों की तरफ से मिला है। और ये बहनें जो मध्य प्रदेश में कमाल करेंगी, तो मैं समझता हूँ शिवराज सिंह जी चौहान की जो लाडले भांजे और भांजिया हैं, बीजेपी ये समझ रही है कि लाडली बहना ने कमाल करेगी। बिल्कुल नहीं, ये केवल एक देखिए एक योजना का मैं नाम आपको बता रहा हूँ, नहीं तो जब से शिवराज जी आए जितनी सामाजिक सरोकार की योजनाएं निरंतर बनी है, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे मेधावी विद्यार्थी योजना हो, अनेक ऐसी योजनाएं हैं। और लाडली बहना योजना भी कोई नई नहीं है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान पहले से शहरिया जो बेगा जनजाति समाज की बहनें थी उनको ये योजना के तहत पैसा दे रहे थे, और कांग्रेस ने आने के बाद बंद कर दिया था। तो इस तरह की सामाजिक सरोकार की योजनाएं चलाने वाले शिवराज सिंह जी चौहान हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, मैं समझता हूं पूरे समाज, संपूर्ण समाज का इनको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अजय जी, दोहरी ताकत है भारतीय जनता पार्टी के पास। एक तो डबल इंजन की सरकार है, दूसरा वो योजना है जो सीधे जनता को प्रभावित करती है। सरकार मध्य प्रदेश में भी है, केंद्र में भी सरकार है, और इसीलिए आपको भी अलग तरह की एक रणनीति के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो भाजपा का ये कहना कि पिछली बार वो लगभग बराबर थे या हमसे आगे थे। 2013 से 2018 में आप 64 सीटें हार गए, और 64 सीटें कम होने को आप अपनी सफलता गिनते हैं, तो ऐसी सफलता आपको मुबारक हो। आपने 64 सीटें माइनस हुई, उसके बाद आपने किस तरह सरकार बनाई वो प्रदेश की जनता ने देखी है। योजनाएं केवल दिखावे के लिए और जनता को भ्रमित करने के लिए बनाई जाती हैं। रही बात लाडली बहना योजना की, भ्रमित का तमगा तो आप पर भी लगा। देखिए प्रदेश की जनता के बीच में ये आवाज सुनने में आती है कि लाडली बहना योजना कमलनाथ आएंगे तो 1500 मिलेंगे, कमलनाथ आएंगे तो वो देंगे। भारतीय जनता पार्टी तो केवल बोलती है, इसलिए हमने 27 लाख किसानों के कर्जा माफ किए, इसीलिए तो जनता कहती है जिनने कर्जा माफ किए वही 1500 देंगे, और जिनने कुछ नहीं दिया वो 1000 भी नहीं देंगे। 1 करोड़ का रजिस्ट्रेशन होगा। इसीलिए तो बोल रहा हूँ मनोज जी कि जनता को उम्मीद है कि कमलनाथ आने वाले हैं और 1500 रुपए मिलेंगे, इसलिए रजिस्ट्रेशन में उत्साह है लोगों के बीच में। बोल दीजिए इसलिए हमने तो कहा है कि हम महिलाओं को देंगे, और हम तो किसी तरह के क्राइटेरिया में भी नहीं फंसाएंगे। प्रदेश की बहनों को, सभी बहनों को 1500 रुपए देंगे, और इसीलिए उत्साह है कि कमलनाथ आ रहे हैं और 1500 रुपए मिलने वाले हैं। शरद जी, 2 तरह की बात है। इतना तो तय है कि लाडली बहना इस चुनाव का एक अहम मसला है। न सिर्फ बीजेपी जिसने इसको लागू किया है, बल्कि कांग्रेस भी इसमें बढ़ चढ़ के, तो आप ये तय मानिए कि लाडली बहना पर निगाहें टिकी रहेंगी। जी। ये दिग्विजय सिंह जी का अत्याचार विरोधी जो एक अलग से दस्ता बनाया गया, उसका जिम्मा दिग्विजय सिंह के पास है, बाकी चीजों के पास है। तो क्या ये कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की तैयारी है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, दूसरी तरफ कांग्रेस को भी, और जो जितना अपने कार्यकर्ता को साथ लेगा उसके लिए आसान हो जाएगा। 2 हमारे सामने वरिष्ठ कार्यकर्ता पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पे बैठे हैं। कार्यकर्ता ये यहाँ आकर अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखते हैं, पार्टी की जो तथाकथित खामियां होती हैं, कमजोरियां होती हैं, उनको ढकते हैं, और उसकी जो भी प्रशंसा है उसके बारे में बहुत ही तार्किक रूप से, विश्वसनीय तरीके से जनता के सामने बात रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप क्या इनके मन में झांकते हैं कि नरेंद्र शिवाजी पटेल क्या आकांक्षा रखते हैं? कि आप मानते हैं ये लोग सुपर ह्यूमन है? अजय यादव जी, कोई अपेक्षा नहीं है इनकी, तो बस इन्होंने व्हाइट कुर्ता या शर्ट पहनी, स्टूडियो में आ गए, पार्टी के कार्यक्रम में आ गए, बड़े नेताओं की जयंती या श्रद्धांजलि सभा में खड़े हो गए, और कुछ नहीं चाहिए इनको ना। आपको यही देखिए, यही इस चुनाव में मैं कहूंगा ये भी एक बड़ा बारीक अंतर होगा कि बीजेपी का वो कार्यकर्ता जो बरसों बरस उठा रहा है दरी, अब या वो 40 पार करके अधेड़ावस्था की दहलीज पर है या 50 पार करके प्रौढ़ होने की तरफ बढ़ा है, और यही कांग्रेस में। आपको इनके पास जाना होगा, सम्मान से इनको लाना होगा, युवाओं को, मिडिल एज्ड को,
और 50 से 60 के बीच को, स्वच्छ छवि, बेहतरीन छवि, बिना सिफारिश के अच्छे लोगों को जो पार्टी टिकट देने में कामयाब हो जाएगी सर, उसका बेड़ा पार होगा। और इसीलिए सर लगातार मंथन दोनों ही तरफ चल रहा है और तैयारी यही है कि बेहतर से बेहतर जो भी उम्मीदवार हो उसको टिकट दिया जाए, क्योंकि यही आधार सबसे बड़ा होगा और यही जीत की तरफ आगे लेकर जाएगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन इतना तय है कि 2023 की जंग महाजंग के रूप में होगी और अब इस पर महामंथन जारी है। लेकिन महामंथन के बाद अमृत किसके खाते में जाएगा, इस पर नजर रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, बस्तर कितना सुरक्षित। नमस्कार।